Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we'll study about digital low frequency control. Okay, load frequency control. This is a one subject of power system operation and control. This is a subject of 8 sem electrical engineering. Now, डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो भी है, ओके, उसमें मेन चीज है ये डिजिटल। जैसे आपका वोल्ट मीटर है, ए मीटर है, वो पहले क्या था कि एनालॉग था, उसके बाद वो डिजिटल हो गया। वैसे ही आपका लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल था, वो पहले कन्वेंशनल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल था, अभी वो डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो गया। कंपैरिजन करते हो डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और कन्वेंशनल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में, तो उसमें जो भी सेंसिंग ऑफ एरर है, उसकी इफिशिएंसी है, आफ्टर देन जो डिजिटल होने से उसकी प्रिसिशन वैल्यूज हैं, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सो नाउ वी यूज्ड डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो उसके अंदर जो भी आपका हम एनालॉग सॉरी ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी आपका डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है, तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में आपका होता है। जो भी आप इनपुट सिग्नल लेते हो या मान लो कि जो भी आप एरर सिग्नल देखते हो, ओके, वो आपका किस फॉर्म में आपका होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। तो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के लिए जो आपका डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल मॉडल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ theories पढ़ेंगे। The continuous time dynamic system, the written in the form of linear differential equation x dot is equal to ax plus bu plus uh, gamma b। ओके, तो यहाँ पे x डॉट a इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, ये आपको फैमिलियर होगा। ओके, मैंने ये ऑलरेडी ये इक्वेशन के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाया है, वो एक बार देख लेना। ओके, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर इसके लिए जो भी आपका रिलेटेड वीडियो है वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यहाँ पे जो भी आपका एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू प्लस गेमा बी, वहां पे आपका मेन चीज क्या है, एक्स आपका शो करवाता है स्टेट वेरिएबल को, यू आपका शो करवाता है कंट्रोल वेरिएबल को, और पी आपका शो करवाता है डिस्टर्बेंस के टर्म को। ओके, वैसे आपका ये जो भी आपका पूरा का पूरा टर्म है उसको डिस्टर्बेंस टर्म बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पी जो भी डिनोट करता है वो डिस्टर्बेंस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ए बी गेमा आर कांस्टेंट मैट्रिसेस एसोसिएटेड विद दिस फैक्टर। ओके, यानी कि यहाँ पे ए बी गेमा जो भी आपका होगा वो आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। The discrete time behavior of continuous time system, it is modeled by system of first order linear differential equation, which is given by xk plus 1 is equal to phi xk plus psi uk plus phi pk। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो भी आपका मेन जो सिस्टम है जो आपका डिस्क्रीट फॉर्म में आपने लिया है, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है कि सिस्टम को मॉडल की तरह रिप्रेजेंट किया और उसके लिए कुछ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। एक्स के, यू के और पी के आर स्टेट कंट्रोल एंड डिस्टर्बेंस वेक्टर विच वी ऑलरेडी sorry wait a minute already discussed here। Okay, so in this case this is only differences, this is for first order differential equation, first order linear differential equation, and specified at t is equal to kt, k is equal to 0 1 2 etc, t is equal to sampling period, phi psi gamma are state control and this again वही है। ओके, और जहाँ पे आपका साई ई इज इक्वल टू ई ए रेस सॉरी ई रेस टू ई टी यहाँ पे आपका शो करवाया गया है।
साई जो भी है वो ई रेस टू ए टी माइनस वन, ए इनवर्स बी आपको शो करवाया गया है, गेमा इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी माइनस आई ए माइनस टी, ए इनवर्स ऑफ टी। यहाँ पे आई जो भी है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। A, B, T are constant matrices associated with X, U, P vectors in the corresponding of continuous time system. Now, तो यहाँ पे सिर्फ आप ये देख सकते हो कि जो भी आपका डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है उसकी मैथमेटिकल यहाँ पे आप टर्म देख सकते हो। ओके, यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में आपको रखना है कि जो भी आपका डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में आपका आप रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए जो भी आपका मैथमेटिकल टर्म है वो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो। बाकी सिर्फ यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है उसको सिर्फ एक मॉडल में आपका कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस है। उसके बाद है कि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल। इन करंट सिनेरियो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द पावर सिस्टम बाय यूजिंग कन्वेंशनल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल विद सेंट्रलाइज अप्रोच। ओके, ध्यान से समझना कि जो भी आपका लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है ना उसके बारे में ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो भी है, ओके, कन्वेंशनल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में बात की गई है। ओके, मोर इम्पोर्टेंटली ये आपका कन्वेंशनल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। तो उसके अंदर जो भी आपको कंट्रोलिंग करना है ना पावर का, ओके, वो आप कैसे करते हो नॉर्मली सेंट्रलाइज अप्रोच से। ओके, तो वो काफी ज्यादा उसका कंट्रोलिंग डिफिकल्ट है। So that's why we used decentralized control. To overcome this problem, decentralized method is used as shown in figure. तो यहाँ पे मेन क्या है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सारी चीज़ें हमें पता है वो हम देख लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, भले वो आपका कोई भी पावर सिस्टम कंसिडर आप कर सकते हो जिसके अंदर आपके कंट्रोल क्या है, वन है और टू है। सेंट्रलाइज के अंदर आपका क्या होगा, एक सिस्टम होगा, एक कंट्रोल होगा। ओके, एक सिस्टम उसका एक ही कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को, तो आपके दो कंट्रोल मैकेनिज्म हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही कंट्रोल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने कंट्रोल मैकेनिज्म है। ओके, और उसको आप कितने पार्ट्स में आप डिसेंट्रलाइज करना चाहते हो। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका x1 क्या शो करवाता है, स्टेट वेरिएबल को, u1 क्या शो करवाता है, आपका मेनली कंट्रोल वेक्टर को शो करवाता है, और x2 आपको क्या शो करवाता है, अगेन स्टेट वेक्टर को वो शो करवाता है। u2 डैश वो आपको क्या शो करवाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो x2 के लिए जो भी आपका कंट्रोल वेक्टर है उसको शो करवाता है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी आपका x1 स्टेट वेक्टर है तो उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो या उसके लिए जो भी आपका कंट्रोल वेक्टर है वो u1 है, x2 के लिए आपका u2 डैश है या u2 है। हियर x1 is used to get vector u1 while x2 is used to get vector u2। x is equal to x1 x2 into t, u is equal to minus k1 x1, u2 is equal to minus k2 x2, as real load disturbance are more problematic। Okay, wait, as real load disturbances, ध्यान से समझना, रियल लोड डिस्टर्बेंसेस आर मोर प्रॉब्लमेटिक, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल आर मोर प्रेफरेबल। यानी कि रियल टाइम बेसिस पे आपका जो भी लोड के अंदर डिस्टर्बेंस आता है कि चलो आपने, आपके पास कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो। ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में मान लो कि सडनली लोड इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, कुछ मान लो कि कुछ एक पार्ट बंद हो गया तो उसकी वजह से जो भी आपका लोडिंग होगा वो दूसरे यूनिट पे ज़्यादा आपका आ गया, यानी ओवरलोड हो गया। तो उस टाइम की कंडीशन में ये जो भी आपका डिसेंट्रलाइज कंट्रोल मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रेफरेबल है ना। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों ने क्या लिया है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको x1 अगर चाहिए तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, u1, x2 चाहिए तो आपका क्या यूज़ करना पड़ेगा, u2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि u1 u2 फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो,
मेनली आप इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। और मान लो कि जो भी आपका मीन x है, विच इज़ इक्वल टू x1 x2 इंटू ट्रांसपोज। ओके, ये थोड़ा सा गलती हो गया है। ओके, सिर्फ ये देख लेना, क्योंकि आपका इस तरह का आपको वेक्टर मिलेगा x1 और यहाँ पे आपका x2। ओके, तो ये मीन x है। ओके, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कब यूज़ होगा कि जब आप मान लो कि जो भी कन्वेंशनल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अगर आपको क्या है कि आपका मेन सिस्टम इजीली वर्क कर रहा है, ओके, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, तो आप कन्वेंशनल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि काफ़ी ज़्यादा आपको एक्यूरेट या परफेक्ट क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा ना होना, तो आप कन्वेंशनल यूज़ करो। बाकी हाँ, अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आप ये प्रेफरेबल कर सकते हो। ओके, थैंक यू so much for watching this video.